हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 यानी कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी सेमेस्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी बाकी और भी कोर्सेज में आती है, वो लोग भी इसको देख सकते हैं। बाकी पर्टिकुलरली बीएससी के लिए वीडियो बनाई गई है, लेकिन जहाँ भी काम आए वहाँ ही काम आ सकती है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स आर गिवन बाय। क्या फॉर्मूला होता है हमारे वाइब्रेशनल मोड्स के लिए? किसके लिए, कैसे मॉलिक्यूल के लिए? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। 3n, 3n-5, 3n-6, 3n-4। राइट आंसर इज 3n-6। अब देखो यहाँ पर ये जो n है, n का मतलब होगा कि उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो नॉन लीनियर के लिए फॉर्मूला 3n-6 होता है। साथ में बता देती हूँ, अगर लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो आपका फॉर्मूला 3n-5 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का और क्या नाम होता है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो माइक्रोवेव रीजन जो है, आपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पूरा एक चार्ट पढ़ा हुआ है, उसमें माइक्रोवेव रीजन भी आता है। माइक्रोवेव रीजन में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, ये ध्यान देना आप, रोटेशनल और रमन कंबाइंड है, केवल रोटेशनल नहीं है, केवल रमन नहीं है। तो प्योर रोटेशनल रमन के लिए कौन सा सिलेक्शन रूल होता है? अच्छा, सिलेक्शन रूल का मतलब क्या होता है? ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जिनको मतलब ऐसे कुछ रूल्स जिनके अकॉर्डिंग ही आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है या जिनके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। रोटेशनल रमन के लिए डेल्टा जे इक्वल्स टू 0, डेल्टा जे +-1 और 0, डेल्टा जे +-2 और 0, डेल्टा जे +-3 और 0। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये डेल्टा जे क्या है? डेल्टा का मतलब है चेंज और जे का मतलब है रोटेशनल क्वांटम नंबर। चलिए आगे देखते हैं, हाउ मैनी मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस आर पॉसिबल इन SO2 मॉलिक्यूल। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला थे ना, ये फार्मूलाज आपके यहाँ काम आने वाले हैं। आपको सबसे पहले देखना है कि SO2 मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो SO2 मॉलिक्यूल क्या है आपका? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसकी जो शेप होती है कैसी होती है? बेंट होती है। अब नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आपका फॉर्मूला था 3n-6, तो हम यहाँ लगाएंगे 3n-6। n की जगह क्या लगाएंगे? इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम है? 1 2 3, तो मैं यहाँ लगाऊंगी 3 × 3 - 6 = 9 - 6 = 3। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज़ 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ बेस्ड ऑन। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से फेनोमेना पे बेस करती है? क्या आधार है इसका? ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या फिर एमिशन ऑफ लाइट। तो इसका राइट आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमेशा याद रखिएगा, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्कैटरिंग होती है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और आपकी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो ये आपका न्यू है, v को थोड़ा इस टाइप से बना देते हैं, न्यू है। ये c आपका स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा आपका वेवलेंथ है। तो ये 4 रिलेशंस दिए हुए हैं। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, न्यू = c/λ। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज। अब फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? हमने देखा है कि F बराबर मतलब फोर्स बराबर होता है -kx। ये जो k है ना आपका, ये आपका फोर्स कांस्टेंट होता है। x आपका क्या है? डिस्टेंस है, ये है आपका डिस्टेंस। तो फोर्स कांस्टेंट की अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो k = F/x हो गया। F की यूनिट होती है न्यूटन और x की यूनिट होती है मीटर। तो क्या हो गया?
न्यूटन पर मीटर। अगर वो आपसे CGS यूनिट पूछते हैं तो क्या लिखोगे? फोर्स की CGS यूनिट होती है डायन, एंड इस मीटर की जगह आप लिखोगे सेंटीमीटर। ये आपकी SI यूनिट है, ये आपकी CGS यूनिट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो IR स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रा या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सा मॉलिक्यूल शो नहीं करेगा? H2, HCl, CO2 या HCN? तो इसका राइट आंसर है H2। क्यों? क्योंकि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स ही शो करते हैं जिनमें चेंज इन डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डाइपोल मोमेंट का चेंज पाया जाएगा वही आपका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे। अब डाइपोल मोमेंट तो तभी दिख सकता है ना जब एक तरफ मतलब मॉलिक्यूल के एक हिस्से पे पार्शियल पॉजिटिव, एक हिस्से पे पार्शियल नेगेटिव। अब ये H2 तो सेम है, ये H बॉन्ड H, इसमें तो किसी भी तरीके से दोनों H पर चार्ज नहीं आ सकता, इसलिए जो आपके होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का मतलब है जिनमें सेम एटम से मॉलिक्यूल बनता है, वो कभी भी आपका IR स्पेक्ट्रा या रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे। अब चाहे H2 हो, O2 हो, Cl2 हो, N2 हो, ये कोई भी IR स्पेक्ट्रा या रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी शो नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द रमन लाइन्स ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड आर स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन्स, रेलिग लाइन्स या नन? तो राइट ऑप्शन है स्टोक्स लाइन्स। ये ना रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 तरह की लाइन्स होती हैं। जब फ्रीक्वेंसी बराबर हो या ज़ीरो हो तो आपकी रेलिग लाइन बनती है, ये रेलिग लाइन है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो आपकी स्टोक्स बनती हैं, जब ज़्यादा होती है तो एंटी स्टोक्स बनती हैं। चलिए, द रिड्यूस्ड मास ऑफ डाई एटॉमिक रिजिड रोटेटर इज़ गिवन बाय। जो आपका रिड्यूस्ड मास है, अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल घबराना मत, ये रिजिड रोटेटर के नाम से। रिजिड रोटेटर का सिंपल सा मतलब है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका रिड्यूस्ड मास होता है वो किसके इक्वल होता है? m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 या ऑप्शन नन? तो ऑप्शन बी आपका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज़ नॉट क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड होने का मतलब है कि H बराबर एच न्यू वाली चीज़ लागू हो रही हो, एप्लीकेबल हो रही हो, या फोटोन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो लग रहा हो। तो वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जो आपकी ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी नहीं होती है। कैसी होती है? कॉन्टिन्यूम एनर्जी होती है ये। अब इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए क्या सिलेक्शन रूल होता है? तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा V इज इक्वल्स टू +-1, +-2 या नन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो आपका डेल्टा चेंज हो गया, V आपका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हो गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? +-1 के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज। अब इंफ्रारेड रीजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इतने सारे रीजन्स हैं, उसमें इंफ्रारेड रीजन में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है? वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक या मास? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इंफ्रारेड या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम क्या होता है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा अभी हमने जो पहले पढ़ा था वो किसके लिए था? रोटेशनल रमन के लिए था, ये केवल रोटेशनल के लिए है। तो डेल्टा J इक्वल्स टू 0, डेल्टा J इक्वल्स टू +-1, 0 +-1 दोनों, और डेल्टा J इज इक्वल्स टू +-2। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका डेल्टा J इज इक्वल्स टू +-1। देन आपका अगला क्वेश्चन है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। अब आपको पता है बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन प्रिंसिपल जो था उसके अकॉर्डिंग हमारी 4 तरह की एनर्जीज थी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी थी, वाइब्रेशनल एनर्जी थी, रोटेशनल एनर्जी थी और आपकी ट्रांसलेशनल एनर्जी थी। लेकिन ट्रांसलेशनल एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज नहीं होती है, तो उसे हम आउट कर देते हैं।
ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, कौन से टाइप की एनर्जी की सबसे वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो ये ELEC मतलब ई इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से आपके ये चारों ऑप्शन हैं। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, देन वाइब्रेशनल और देन रोटेशनल। कहने का मतलब है कि ये जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होंगी आपकी वाइब्रेशनल लेवल, और वाइब्रेशनल लेवल के अंदर प्रेजेंट होंगी आपकी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो ए इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा, देन ई वाइब्रेशनल और देन ई रोटेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम इज़ फाउंड इन द रीजन। जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कौन से रीजन में होती है, यूवी विजिबल में, माइक्रोवेव में, इंफ्रारेड में या कॉस्मिक में। राइट आंसर इज यूवी विजिबल रीजन। अब देखो इंफ्रारेड में तो आपको पता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी होती है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव में कौन सी होती है, रोटेशनल होती है। कॉस्मिक में ऐसी कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी नहीं गई क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। तो यूवी विजिबल रीजन में आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डेल्टा J इज इक्वल्स टू +2, देखो माइनस नहीं दिया है, केवल +2 के लिए पूछा है। विच स्पेक्ट्रल ब्रांच इज फॉर्म्ड, कौन सी ब्रांच बनती है। हमारी 5 तरह की ब्रांच होती हैं, देखो O, P, Q, R और S। कैसे याद रखोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, OPQRS। कैसे याद रखोगे, -2, -1, 0, +1 और +2। तो ये है आपकी डेल्टा J की वैल्यूज़, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है +2 के लिए, तो +2 के लिए कौन सी हो गई, S हो गई से। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल, रोटेशनल, रमन स्पेक्ट्रा। सब चीज़ कंबाइन है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, रमन सब एक साथ हो रहा है, तो इसके लिए आपका क्या सिलेक्शन रूल होना चाहिए। ऑप्शन ए है डेल्टा J इक्वल्स +-1 और डेल्टा V क्या होना चाहिए, +-1। चलिए देखते हैं, डेल्टा J होना चाहिए 0 +-2, डेल्टा V होना चाहिए +-1, डेल्टा J 0, डेल्टा V 0,